नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज अपने चैनल के माध्यम से दर्द बांट रहा हूँ। 56 अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स, वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने सफलता पाई 2013 से लेकर 2017 तक के यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जाम में, लेकिन उन्हें ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर का पात्र नहीं माने जाने के कारण डीओपीटी ने उनको सर्विस एलोकेट नहीं किया। इनके संबंध में मैं पूरी कहानी बाद में बतलाऊंगा, लेकिन इनके संबंध में मैं भारत सरकार से, स्पेशली डीओपीटी से अनुरोध करता हूं। साथ ही देश के हर राजनीतिक दल के अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ देखें और देखें कि ये जो 56 कैंडिडेट, वैसे केस अभी 12 कैंडिडेट को लेकर चल रहा है, लेकिन उससे प्रभावित 56 कैंडिडेट हैं। इसमें हो सकता है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हों जिन्होंने जनरल कैंडिडेट के कट ऑफ को और अन्य जो अर्हता है उसको पूरा किया हो, तो कोई ना कोई सर्विस में वो लिए गए होंगे, जिन्हें आईएएस मिल सकता था, आईएफएस मिल सकता था, आईपीएस मिल सकता था, या जो भी बेटर प्रेफरेंस होता। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो आज भी पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं। इन लोगों ने दौरा लगाया नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का, डीओपीटी का, इन्होंने दौरा लगाया जो 16वीं लोकसभा के बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर कमेटी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन माननीय सांसद गणेश सिंह जी किया करते थे। सभी जगह लेकिन उन्हें कहीं से रिलीफ नहीं मिला। अब चूंकि ये मामला, मैं केस नंबर बतलाना चाहूँगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेज रोहित नाथन एंड अदर्स करके है, सिविल अपील नंबर within bracket S 2827-2829/18। इससे संबंधित जो SLP हैं within bracket C नंबर 6723-6734/2020, ये जो 2018 से ये केस चल रहा है सिविल अपील, इसमें फिर 22 अगस्त की तारीख पड़ी है। मैं अनुरोध करता हूं सभी अदर बैकवर्ड क्लासेस एमपी से कि एक तो अभी संसद चल रहा है, उसमें लोकसभा राज्यसभा में इस इशू को अवश्य लिया जाना चाहिए, और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया जाना चाहिए इस पूरे फैक्ट से, चूंकि 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक डिफरेंट ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं, न केवल वो मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं, वरन आर्थिक और सामाजिक यंत्रणा से भी गुजर रहे हैं। चूंकि जब इनका रिजल्ट हुआ तो इनको तो जो खुशी हुई सो ही, पूरे परिवार को खुशी हुई, समाज को खुशी हुई, सारे रिश्तेदारों को पता लगा। लेकिन जब इन्हें सर्विस एलोकेट नहीं हो पाया, तो अब ये शंका होने लगी कि क्या इन्होंने गलत सर्टिफिकेट बना लिया था। और अब चूंकि मामला और भी पूजा खांडेकर जी का जो मामला आया है, तो और लोगों में एक तरह से चर्चा का विषय है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चूंकि 2018 से लेकर ये 7वां साल कहिए कि कर रहा है, तारीख पर रहा है, और इसमें कोई फैसला नहीं हो रहा। अगर इसका फैसला हो जाए तो उन सभी अंडरटेकिंग्स, चाहे वो स्टेट्स के हों या सेंटर के हों, जिनके पदों का इक्विवेलेंस इन कंपैरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो पोस्ट हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी और डी के, क्लास 1, 2, 3, 4 के, उनके साथ इनका अगर इक्विवेलेंस नहीं हुआ है, साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर जहां 96% एम्प्लॉयमेंट है देश का, उनके पदों से नहीं हुआ, तो उन लोगों का भी भला होगा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। न केवल यूपीएससी वरन पूरे देश के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और भारत सरकार और राज्य सरकारों की डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज की नौकरियां पाने में। अब मैं यहाँ पर चर्चा करना चाह रहा हूँ कि ये मामला है क्या। तो मामला ये है
कि वर्ष 1993 में जब भारत सरकार की सेवाओं के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन लागू हुआ 27%, उसमें एक पत्र निकला 36,012 जो डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम है दिनांक 8 सितंबर 1993। उसमें यह व्यवस्था थी शेड्यूल के कहिए कि पॉइंट नंबर 2 के सी में, कि उसमें यह व्यवस्था थी कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के एम्प्लॉयज़ हैं और उसके साथ ही जैसे यूनिवर्सिटी है या अन्य पीएसयू है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र का और प्राइवेट सेक्टर है, इनका जब तक इक्विवेलेंस नहीं होता है गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के अनुपात में सर्विसेज का, तब तक उन पर भी वही नियम लागू होगा जो सरकारी सेवकों के लिए है। तो सरकारी सेवकों के लिए क्या है सिस्टम कि उनका पद से होगा, पोस्ट से होगा और स्टेटस काउंट करेगा, सैलरी और ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं काउंट होगा। लेकिन 1993 से लेकर बहुत लंबे समय तक, कहिए कि बहुत सी संस्थाओं का, प्राइवेट का तो आज भी नहीं हुआ, 31 साल बीत गया, उसके पदों का इक्विवेलेंस नहीं हुआ। और कुछ इक्विवेलेंस जो हुआ 2017 ईस्वी में वो और 18 ईस्वी में, तो वो हुआ फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनी हैं वगैरह के लिए, और हेवी मिनिस्ट्री के द्वारा जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, और बीएसएनएल का। रेस्ट का अभी भी नहीं हो सका है, स्टेट के पीएसयू का तो नहीं हुआ है, यूनिवर्सिटी का नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हुआ ये था कि चूंकि ये होना चाहिए था कि ये लागू रहता, लेकिन वर्ष 2004 में अचानक डीओपीटी ने 36,033 ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 14 अक्टूबर 2014 को जारी कर दिया। उसमें उसका जो पैरा 9 है उसने कन्फ्यूजन कर दिया। पैरा 9 ने कहा कि जिसका इक्विवेलेंस नहीं हुआ उसका दो तरह से होगा डिटर्मिनेशन, एक सैलरी अलग काउंट होगी और अदर सोर्सेस ऑफ इनकम अलग काउंट होगी। दोनों मिलाकर या कोई एक अगर फिक्स्ड लिमिट से क्रॉस कर जाता है, जैसे आज का 8 लाख है, उस जमाने में शुरू में 1 लाख था, फिर 2.5 लाख था, फिर 4.5 लाख था, फिर 6 लाख हुआ, अभी 8 लाख है। तो अगर क्रॉस कर जाता है तो वो क्रिमिलियर माने जाएंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर हो या वैसा कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो जिनके पदों का इक्विवेलेंस इन कंपैरिजन टू स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हुआ, तो उनके लिए दो तरह का क्राइटेरिया कि एक सैलरी अलग जोड़ी जाएगी, अदर सोर्सेस ऑफ इनकम अलग जोड़ा जाएगा। ये मामला में ये फंस गया। मैं यहाँ पर ये चर्चा करना चाहूँगा कि 16वीं लोकसभा की जो बैकवर्ड क्लासेस की कल्याण वेलफेयर कमेटी थी, उसके जो चैप्टर 3 है उसमें पूरी इसकी चर्चा 14 अक्टूबर 2004 के ऑफिस मेमोरेंडम की 36,033 की, और उसमें डीओपीटी ने ये कहा है कि वो फाइल नहीं मिल रहा है जिससे ये पत्र निर्गत हुआ। चूंकि तो इतना महत्वपूर्ण पत्र है कि 1993 के आधार को कि एग्रीकल्चर और सैलरी नहीं जोड़ा जाएगा, यहाँ पर 2004 में ऐसे बिना कैबिनेट के अप्रूवल के होना नहीं चाहिए था। और मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि 2014 में उस पीरियड में जो सेक्रेटरी थे वही सारी बात बतला सकते हैं, हम तो कब के रिटायर हो गए होंगे। श्री A.N. तिवारी IAS थे 1966 बैच के, आंध्र प्रदेश कैडर के, जो 1 जुलाई 2004 से 26 दिसंबर 2005 तक थे, इन्हीं के पीरियड में हुआ। तो डीओपीटी ने 16वीं लोकसभा की पार्लियामेंट्री जो बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर कमेटी थी उनको बतलाया कि ये फाइल नहीं मिल रहा है। फिर और जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है उसने कहा कि हमसे ओपिनियन नहीं लिया गया है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है और हमको इस बात में जानकारी नहीं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर कौन सी बात है कि यदि ये पत्र जो पैरा 9 ने खेल किया ये निकला तो कैबिनेट से अप्रूवल होना चाहिए था, तो नहीं हुआ, तो इसके लिए कौन दोषी है? सबसे पहले तो ये जांच होनी चाहिए थी। लेकिन अब जो विद्यार्थी फेरा में पड़े जिनको सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ, तो उसमें से 2 B. केतन और G. बाबू ने कैट चेन्नई में अपना केस दायर किया, वो पैरा 9 2004 के विरुद्ध, और वहां पर चेन्नई कैट ने कैंडिडेट के पक्ष में फैसला दिया कि 3 महीने के अंदर
वो पैरा 9 को विड्रॉ किया जाए और इनको सेवा दी जाए। इसके विरुद्ध ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में भारत सरकार डीओपीटी के माध्यम से चली गई। रोहित, ये मद्रास हाई कोर्ट में रोहित नाथन और जी बाबू गए के विरुद्ध डीओपीटी गया है और उसमें ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसको 31 अगस्त 2017 को कहा कि पैरा 9 के संबंध में कि जो चेन्नई कैट का फैसला है वो सही है। इसका मतलब कि पैरा 9 को उन्होंने भी गलत करार दिया। और 22 मार्च 2018 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जो केतन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है। उसमें उस जजमेंट में भी पैरा 9 को सेट एट नॉट लिखा गया, उसको भी रद्द घोषित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भारत सरकार डीओपीटी के माध्यम से चली गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो मैंने शुरू में चर्चा की, सिविल अपील नंबर विदिन ब्रैकेट एस 2827-2829/2018 पेंडिंग है, जिसके कारण सभी ये कैंडिडेट हैं प्रभावित, वे बहुत परेशान हैं। मैं पुनः अंत में अनुरोध करता हूं सभी ओबीसी एमपी से कि इसको सीरियसली लीजिए, चाहे संसद के माध्यम से हो या माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर हो। इस बात को रखा जाए, डीओपीटी के स्तर पर रखा जाए कि इसमें कैंडिडेट्स का कोई दोष नहीं है। अगर इक्विवेलेंस नहीं हुआ तो इसके लिए डीओपीटी दोषी है। और चूंकि 2004 का वो पत्र कैसे निर्गत हुआ इसकी भी जानकारी नहीं है, इसलिए स्पेशल केस में इस केस को विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाना चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। यदि 22 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे देता है तो निश्चित तौर पर तब तो समस्या का निराकरण हो जाएगा, अन्यथा इस मामले को तो बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय